हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भरत पवार एंड मेरे चैनल का नाम है बाय सिंप्लीफाइड विद भरत सर। और आज हम क्लास 12 का एक टॉपिक है जेनेटिक डिसऑर्डर, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अभी तक क्या कवर कर लिया है। अभी तक हमने हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, जो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स हैं, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने कलर ब्लाइंडनेस डिस्कस किया था, ठीक है। और आज हम बात करने वाले हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स की। ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स की बात करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड थैलेसीमिया। ये तीन डिजीज जो है, डिसऑर्डर्स जो है, वो ऑटोसोमल से रिलेटेड है। अब देखो, सेक्स लिंक्ड मतलब एक्स और वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड, और जनरली ये दोनों किससे रिलेटेड है? ये एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड ही है, ठीक है। और ऑटोसोम्स में जब हम बात करें तो ऑटोसोम्स तो आपको पता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सब में ऑटोसोम्स का नंबर क्या होता है? सेम होता है। ऑटोसोम्स जो है 44 मेल और फीमेल में सेम रहता है, ठीक है। तो 44 अब मेल और फीमेल में सेम रहता है, उसमें से किसी एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट जीन में अगर कोई म्यूटेशन हो रहा है, तो वो टाइप का जो डिसऑर्डर, उसकी वजह से डिसऑर्डर होगा, म्यूटेशन जो होगा ना उस ऑटोसोम्स में, किसी क्रोमोसोम में प्रेजेंट जीन को, वहां पे जब प्रॉब्लम होगी, म्यूटेशन होगा, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उस प्रॉब्लम को हम बोल रहे हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर। और ये कितने टाइप की होती है? 3 एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस करना है, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड थैलेसीमिया, ठीक है। फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा, तो देन वी विल डिस्कस द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर where the changes is takes place, the arrangement of the chromosomes will, it will be there, एंड उनके अरेंजमेंट में क्या होने वाले हैं? चेंजेस होने वाले हैं। तो यहाँ पे एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से यही वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट बहुत कम दे रखा है, तो जितना दे रखा है एनसीईआरटी में, हम उतना ही डिस्कस कर लेंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर की, जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। देखो, इसमें क्या क्या पॉइंट्स है आपको याद रखना है, वो मैं बता देता हूँ। सिकल सेल एनीमिया में सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, इट इज अ autosomal recessive, it is a autosomal recessive disorder, ठीक है। autosomal recessive disorder, ठीक है। पहला तो आपको ये याद रखना है। इसमें होता क्या है? इसमें शेप ऑफ आरबीसी इज चेंज्ड। आरबीसी का शेप क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। कैसे हो जाता है? आरबीसी का शेप, नॉर्मल शेप क्या होता है? नॉर्मल शेप ही होता है, ठीक है। तो ये किस में चेंज हो जाती है? ये इस टाइप के स्ट्रक्चर में क्या हो जाती है चेंज? सिकल एक टूल होता है ना, उस टूल टाइप के, ऐसे इस टाइप के स्ट्रक्चर में क्या हो जाती है आरबीसी? जैसे एक डिस्क लाइक या बाइकॉन्केव शेप की होती है आरबीसी, है ना, वो इस शेप की हो जाती है। जैसे एक टूल होता है ना सिकल, जिसको हम ऐसा हम देखते हैं, ऐसा टूल होता है। तो इस टूल में ये वाला जो पार्ट है, इसके शेप का क्या हो गया? आरबीसी हो गया। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज जब इस टाइप की आरबीसी इसमें चेंज होने लगेगी, ठीक है, इस टाइप की आरबीसी बनने लगेगी, इस टाइप की आरबीसी बनेगी, तो नॉर्मल टाइप की आरबीसी क्या हो जाएगी? कम। और जब नॉर्मल टाइप की आरबीसी कम हो जाएगी, तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। तो वो जो एनीमिया हुआ है, वो किसकी वजह से हुआ है? आरबीसी के कैसे होने पे हुआ है? सिकल सेल बन जाने पे हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। बिकॉज नॉर्मल आरबीसी अब नहीं है, वो इस टाइप की आरबीसी बन रही है, तो नॉर्मल आरबीसी कम हो रही है, इसलिए एनीमिया कंडीशन है। और वो किस टाइप की शेप ले रहा है वो आरबीसी? सिकल टाइप के ले रहा है, इसलिए सिकल सेल एनीमिया हुआ, ठीक है। अब देखो, इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। और क्या क्या चीज है? ये जो शेप आरबीसी का यहाँ से ऐसा चेंज हुआ है ना, वो एक प्रॉब्लम की वजह से हुआ है। क्या हुआ है? देखो, आरबीसी में आपको पता है एक रेड पिगमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन, दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन जो है, ये एक टाइप का एग्जाम्पल है, आपको पता है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ क्वाटेनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, ठीक है। प्रोटीन का जो 4th स्ट्रक्चर, 4 टाइप है ना, तो देयर आर 4 टाइप ऑफ प्रोटीन। एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, थर्ड होता है टर्शरी, फोर्थ होता है क्वाटेनरी। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्वाटेनरी प्रोटीन। बायोमोलिक्यूल्स में जाके क्लास 11th है, वहां पे आप चेक करना, आपको चारों टाइप मिलेंगे, और ये क्वाटेनरी का एग्जाम्पल मिलेगा। क्वाटेनरी क्यों बोल रहे हैं इसको? क्वाटेनरी इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज दिस सिंगल हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ चेन, ठीक है। अब देखो, इसमें दो हीमोग्लोबिन में 2 चीज है, क्या क्या है?
ये हीमोग्लोबिन दो चीजों से बनता है। किससे बनता है देखो, एक तो बनता है हेमे, ठीक है, हीमो लिख सकते हो आप, हीमो मतलब मैं बात कर रहा हूं आयरन की। और ग्लोबिन जो होता है वो ग्लोबिन एक टाइप का क्या होता है, प्रोटीन होता है। ग्लोबिन क्या होता है, एक टाइप का प्रोटीन होता है। और ये जो ग्लोबिन प्रोटीन हीमोग्लोबिन में जो बन रहा है, ये जो ग्लोबिन है ये दो टाइप की चेन से बनता है। एक होती है अल्फा ग्लोबिन चेन, और ये अल्फा ग्लोबिन कितनी होती है, ये भी दो चेन होती है। और एक होता है बीटा ग्लोबिन चेन, अल्फा ग्लोबिन चेन एंड बीटा ग्लोबिन चेन। इसमें भी कितनी होगी चेन, देयर आर टू चेन्स, ठीक है। और ये बनता कैसे है मैं बता देता हूं आपको, देखो ऐसे बनता है, जैसे जैसे ये हीमोग्लोबिन है तो ये अल्फा चेन है, और ये क्या है, ये दो चेन जो है अल्फा है, और ये क्या है बीटा, ठीक है। तो ये बीटा चेन्स हो गई, और ये ऊपर वाली जो ये ग्रीन कलर की जो दिख रही है ये क्या हो गई, अल्फा चेन हो गई। और यहाँ पे होता है इनके कॉर्डिनेट्स पे क्या होता है, आयरन होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। ये आयरन क्या करेगा, ऑक्सीजन को कैरी करेगा। तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितना ऑक्सीजन को ले जा सकता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को यहाँ पे वो कैरी करता है, ले जाता है, ठीक है। तो ये एक मॉलिक्यूल है, हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है। और एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल का नंबर कितना हो सकता है, 200 से 250 के आसपास इसका नंबर हो सकता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन का नंबर। तो अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो हीमोग्लोबिन का मैंने आपको बता दिया। अब ये जो सिकल सेल एनीमिया है ना, ये सिकल सेल एनीमिया है, प्रॉब्लम किससे रिलेटेड, इस बीटा ग्लोबिन जो चेन बन रही है, देखो 4 chains they need to make up one molecule of hemoglobin, 2 alpha and 2 beta. Now listen, imagine beta globin chain is not going to form, or either it will form but it is not normal, it is abnormal. तो क्या वो हीमोग्लोबिन अपना काम सही ढंग से करेगा, वो जो बीटा ग्लोबिन चेन है वो बनी तो है, लेकिन क्या वो प्रॉपरली बनी है, नहीं बनी है। जब प्रॉपरली नहीं बनेगी तो क्या वो प्रॉपर फंक्शन करेगा, प्रॉपर आरबीसी को शेप देगा, नहीं देगा। तो जब आरबीसी को प्रॉपर शेप नहीं मिलेगा, आरबीसी इस टाइप से इस टाइप में चेंज हो जाएगी, तो क्या ये वाली आरबीसी प्रॉपर काम करेगी उस पर्सन में, नहीं करेगी ना। तो वो जो प्रॉब्लम हो रही है वो हीमोग्लोबिन की वजह से हो रही है। ग्लोबिन चेन में जो बीटा ग्लोबिन चेन है वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। और ये जब मैं कह रहा हूँ ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन, तो ये दोनों ही प्रोटीन चेन्स है ना। तो 2 प्रोटीन अल्फा की और 2 प्रोटीन बीटा ग्लोबिन चेन जो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये चेन्स में प्रॉब्लम होती है। आप देखो प्रोटीन बनता कैसे, प्रोटीन बनता है एक मैं कह सकता हूँ एक वो थ्योरी है सेंट्रल डॉगमा, ठीक है, जो मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। सेंट्रल डॉगमा, दिस थ्योरी, दिस हाइपोथेसिस इज गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक, ठीक है। क्या बोला था उन्होंने ये बोला है कि डीएनए जो होता है उस डीएनए से एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। ये पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, डीएनए से एमआरएनए प्रोसेस को, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं आगे वाले मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल अभी मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज वी नीड टू टॉक अबाउट द प्रोटीन एंड वी नीड टू डिस्कस द बीटा ग्लोबिन विच इज अ प्रोटीन, ठीक है। और प्रोटीन किससे बनता है, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द प्रोटीन, अमीनो एसिड्स। तो यहाँ पे देखो अमीनो एसिड्स का मैंने अब बनाया, अब ध्यान से देखना, वो सेंट्रल डॉगमा जो मैंने बताया वो चेक करो। देखो जैसे ये डीएनए है, ये डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है, देयर आर 2 स्ट्रैंडेड डीएनए। तो यहाँ 2 स्ट्रैंड दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे भी 2 दिख रहे हैं। फिर डीएनए से क्या बना, एमआरएनए, एमआरएनए से क्या बना, प्रोटीन। तो ये जो चेन आपको दिख रही है ये बीटा ग्लोबिन की चेन है। किसकी चेन है, बीटा ग्लोबिन। तो ऐसी चेन होती है जो मैंने बीटा बनाया ना रेड कलर में, इनमें इस चेन में इस टाइप के अमीनो एसिड है, क्योंकि बिकॉज बीटा ग्लोबिन एक टाइप की क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस टाइप का ये नॉर्मल बीटा ग्लोबिन है, और ये एबनॉर्मल बीटा ग्लोबिन है। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि म्यूटेशन इन जीन्स, जैसा हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि मेंडेलियन डिसऑर्डर में ऑटोसोमल में क्या पढ़ना है, म्यूटेशन इन जीन और एलील्स जीन में, या जीन में या एलील्स में क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाता है। अब ये जो चेंजेस हुए हैं ना, ये चेंजेस किस में हुए, किस टाइप के क्रोमोसोम में हुए हैं, ऑटोसोम्स में हुए हैं। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर बोल रहे हैं। रिसेसिव इसलिए बिकॉज वो हर जनरेशन में दिखे जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अब हुआ क्या है यहाँ पे, मैं अभी इसके जीन्स भी बता देता हूँ। चलो इसके जीन्स से रेस्पॉन्सिबल जीन्स बताता हूँ। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ रेस्पॉन्सिबल जीन,
responsible genes. कौन कौन से जीन्स हैं? There are two type of genes. One is HBA, एक ये जीन होता है, और एक होता है दूसरे टाइप के जीन जिनको बोलते हैं HBS. HBA और HBS ये जो जीन्स है ये रेस्पॉन्सिबल होता है बीटा ग्लोबिन चेन को प्रॉपर्ली बनने में या नहीं बनने में, ठीक है, ये वाले जीन्स. तो इन जीन्स में से अगर प्रॉब्लम होगी, इन जीन में प्रॉब्लम होती है, तो अगर इन जीन में प्रॉब्लम होती है तो बीटा ग्लोबिन की चेन जो है वो क्या होगी, नहीं बहुत क्या होगी, अलग से बनने वाली है, एबनॉर्मल बनने वाली है, बनेगी. लेकिन अब देखो दो चीजें होती है इसमें, एक हो थैलेसीमिया और एक ये सिकल सेल एनीमिया के बारे में ना ऐसा क्वेश्चन आता है. एक होता है क्वांटिटेटिवली, एक क्वालिटेटिवली होता है. तो क्वांटिटेटिवली में बात करते हैं थैलेसीमिया में और क्वांटिटेटिवली बात करते हैं इसमें. क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्वांटिटेटिवली का मतलब होता है क्वांटिटी, मतलब नंबर. तो थैलेसीमिया में जब हम पढ़ेंगे उस थैलेसीमिया में नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन की चेन कम बनती है, इसलिए वो क्या है, क्वांटिटेटिवली. और ये वाला जो जो है ना सिकल सेल एनीमिया, ये आता है क्वालिटेटिवली में. क्वालिटेटिवली क्यों? क्योंकि इसमें जो हीमोग्लोबिन की चेन बनेगी, ये जो बीटा ग्लोबिन चेन बनेगी, ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं बनेगी, तो इसकी क्वालिटी में क्या हो गया, चेंजेस हो गए. नॉर्मल बननी थी, इसकी एबनॉर्मल बनी, बनी तो है लेकिन एबनॉर्मल बनी है, तो क्वालिटी क्या हो गई, चेंज. बाकी आरबीसी तो बनेगी, कंटिन्यूसली बनती रहेगी, बट वो ऐसी बनेगी ना, ऐसी नहीं बनेगी. तो जब ऐसी ज्यादा बनेगी तो ये कम हो जाएगी, इसलिए एनीमिया हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे ये दो जीन क्या है, रेस्पॉन्सिबल है. अब मैं इन दो जीन को लेके नॉर्मल, एबनॉर्मल, कैरियर सब बता देता हूँ, वो भी आप चेक कर लो, फिर अपन इस वाले पार्ट पे आते हैं. देखो, अगर कोई पर्सन में आपको पता है हर पर्सन में पेयर ऑफ एलील्स तो होते ही है, ठीक है. तो जब पेयर ऑफ एलील्स है, तो अगर मैं इसको लिखूं, मान लो HB, एक पर्सन में है HBA, HBA, एक पर्सन अगर ये कैरी कर रहा है तो वो पर्सन क्या होगा बताओ, वो पर्सन होगा नॉर्मल. वो पर्सन क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है. अब अगर मान लो एक पर्सन कैरी कर रहा है HBA, HBS, वो मेल और फीमेल कुछ भी हो सकता है बेटा. देखो अभी मैं सेक्स लिंक की बात नहीं कर रहा हूँ, मेल आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बिकॉज सेक्स लिंक में ये चीजें काम करती है. ऑटोसोमल में तो मेल और फीमेल में सब ऑटोसोम सेम ही होते हैं, क्रोमोसोम सेम ही होता है, तो वहां पे आपको सिर्फ नॉर्मल और ये लिखना है, मेल फीमेल नहीं लिखना है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब एक पर्सन ये कैरी करेगा ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो पर्सन क्या होगा, दैट पर्सन विल बी नॉर्मल बट दैट पर्सन इज कैरियर. वो पर्सन क्या कर रहा है, उस जीन को कैरी कर रहा है, ये रहा ना, ये जीन कैरी कर रहा है, ठीक है. फिर क्या हो गया, अब अफेक्टेड वाली बात कर लेते हैं. तो ये लो, ये पर्सन जो अफेक्टेड होगा उसके पास कैसे जीन्स होंगे, ऐसे होंगे, ठीक है. तो इसके लिए क्या लिखेंगे आप, अब वो पर्सन क्या है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर उनमें ये है ना तो वो क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे, ठीक है, अफेक्टेड होंगे, अफेक्टेड पर्सन. तो इस टाइप से आपको सिकल सेल एनीमिया में ये सब चीजें आनी चाहिए. अब अभी तक मैंने क्या क्या बता दिया. देखो अब जब आपको लिखना होगा ना एग्जाम में, तो एग्जाम में आपको इस टाइप से ही लिख पाओगे आप, ठीक है, अच्छे से लिख पाओगे, हर एक चीज को आप पॉइंट वाइज याद रखोगे तो इजी रहेगा आपके लिए. तो क्या लिखना है, देखो, सिकल सेल एनीमिया, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर वेयर द चेंजेस इन शेप ऑफ आरबीसी, दिस आरबीसी इज नॉर्मल, नाउ दिस शेप विल चेंज इनटू दिस. तो ऐसी आरबीसी नहीं बनेगी, अभी कैसे बनेगी, ऐसी बनेगी. क्यों बनेगी, बिकॉज आरबीसी कंटेन हीमोग्लोबिन and hemoglobin is made up of hemo and globin. Hemo is that meaning of iron, and globin means protein. और ग्लोबिन की चेन कितनी होती है, दो चेन होती है, अल्फा एंड बीटा, एंड द प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द सिकल सेल एनीमिया, दैट इज रिलेटेड टू बीटा ग्लोबिन. अब बीटा ग्लोबिन चेन, अब इसके लिए रेस्पॉन्सिबल, वो बीटा ग्लोबिन चेन चेंज कैसे हो रही है वो मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे इस वाले डायग्राम में, ठीक है. रेस्पॉन्सिबल जीन कौन कौन से हैं, देयर आर 2 HBA एंड HBS. अगर कोई पर्सन में HBA है तो वो नॉर्मल होगा, HBS होगा वो पर्सन तो नॉर्मल होगा बट कैरियर होगा, बिकॉज ये डोमिनेंट है ना, ये डोमिनेंट है, ए डोमिनेंट है और S क्या है, रेसेसिव है. तो यहाँ पे ये देखो रेसेसिव वाला आ गया, तो वो पर्सन क्या होने वाला है, अफेक्टेड होने वाला है, ठीक है. अब बात करते हैं इस डायग्राम के बारे में. इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में आप देखो नॉर्मल जीन और एबनॉर्मल जीन मैंने लिखा है. ये नॉर्मल जीन देखो, जीन का मतलब क्या है, जीन कहाँ प्रेजेंट होता है, DNA पर.
तो डीएनए कंटिन्यू चल रहा है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, जिसमें सिर्फ प्रॉब्लमेटिक जो हमने मेंशन करना है ना, बस उसी को फोकस करना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे ऐसे ऐसे कोडॉन्स बहुत सारे आगे और पीछे बहुत सारे कंटिन्यू होते हैं, बट हमने सिर्फ किसकी बात करनी है, इस वाले पार्ट की बात करनी है, बिकॉज सब तो नहीं लिख सकते ना, तो इतना सा पार्ट डिस्कस करना है। तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दिख रहा है, ये टेम्पलेट डीएनए है और ये कोडिंग डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है। टेम्पलेट डीएनए वो डीएनए होता है जिससे एमआरएनए बनता है, ठीक है। तो अभी एमआरएनए किससे बनेगा, इस ऊपर वाले स्ट्रैंड से बनेगा। यहाँ पे भी टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा है, ये ऊपर वाले से क्या बनने वाला है, एमआरएनए बनने वाला है। देखो सीटीसी, अब आपको पता है ये दोनों डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अपोजिट बेस नाइट्रोजन बेसिस कैरी करता है। तो अगर सी होता है तो सी के सामने हमेशा क्या आता है, जी, टी के सामने क्या आता है, ए, और सी के सामने जी आता है, तभी तो दोनों डबल स्ट्रैंडेड, दोनों स्टिक हो रखे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। वैसे ही यहाँ पे सी के सामने जी, ए के सामने टी और सी के सामने क्या है, जी, वैसे ही ये क्या है, एबनॉर्मल जीन में भी ये इस टाइप से डीएनए स्ट्रैंड है। अब देखो हुआ क्या, ये अब इस वाले पार्ट से, ऊपर टेम्पलेट वाले पार्ट से क्या बना, एमआरएनए, एमआरएनए इससे बनता है ऊपर वाले से, ठीक है। तो आपकी बुक में ये वाला पार्ट नीचे दे रखा है, तो मैं कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर कर देता हूँ कि जो नीचे वाला पार्ट है हमेशा कोडिंग होता है, ऊपर वाला मोस्टली क्या होता है, टेम्पलेट होता है। तो मैंने थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया आपकी बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। बुक में ये वाला पार्ट नीचे है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये जो है यहाँ से क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। तो एमआरएनए से बना, देखो सी के सामने क्या आना चाहिए, जी, बन गया। टी के सामने क्या आना चाहिए, ए, सी के सामने क्या आना चाहिए, जी, बन गया, एमआरएनए बन गया। तो डीएनए से एमआरएनए, वो पूरा प्रोसेस में बाद में बताऊंगा ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। ये एमआरएनए बना, इस एमआरएनए से नॉर्मल टाइप की प्रोटीन की चेन बनी, जिसमें अब आपको पता है प्रोटीन तो अमाइनो एसिड से बनता है। तो यहाँ पे ये चेन है, इस चेन में बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं, सब के सब पॉलीपेप्टाइड चेन से जुड़े हुए हैं, और इसलिए ये चेन बनी है, इसको पॉलीपेप्टाइड चेन भी बोलता है, ठीक है। प्रोटीन बोल रहे हैं, प्रोटीन चेन बोल रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन भी बोल रहे हैं। और ये कौन सी प्रोटीन चेन है, बीटा ग्लोबिन चेन है, याद रखना, ठीक है, बीटा ग्लोबिन। हुआ क्या, अब ये इससे नॉर्मल है, सब नॉर्मल चल रहा है, तो इससे भी जो चेन बनेगी 6 नंबर पे, 6 नंबर की बात कर रहा हूँ। इन सब के लिए ऐसे अलग अलग है, 3-3 जो है ना, जैसे इसके लिए 3 अलग होंगे, इसके लिए 3 अलग होंगे, ये जो बेसिस है इसके लिए 3 अलग होंगे। मैं 6 नंबर की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, 6th पोजीशन पे जो है ना उसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, ठीक है। और आपको भी ऐसे ही करना है एग्जाम में। तो जब यहाँ से सब नॉर्मल चला, नॉर्मल एमआरएनए बना, तो नॉर्मल प्रोटीन बनेगा। क्या क्या बना, देखो इसमें वैलिन हो गया, ये अमीनो एसिड, फर्स्ट अमीनो एसिड वैलिन है, सेकंड हिस्टिडीन है, थर्ड है ल्यूसीन, फोर्थ थ्रियोनिन है, फिफ्थ है प्रोलीन है, 6 नंबर ग्लूटामिक एसिड है, और 7 नंबर बी क्या है, ग्लूटामिक एसिड। ऐसा ही सेम आप यहाँ पे देखोगे, वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलीन, वैलिन, एंड सिर्फ एक जगह चेंज है, आप देखो यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड है और यहाँ पे क्या है, वैलिन है। बोलो एक जगह चेंज होने की वजह से इतना ड्रास्टिक चेंज उस पर्सन में आ सकता है, आप ये सोच सकते हो कि क्योंकि इन जीन्स में क्या हुआ है, म्यूटेशन हुआ है। तो जब इन जीन्स में म्यूटेशन होगा तो यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे, यहाँ पे म्यूटेशन हुआ, देखो यहाँ पे टी आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ए, ठीक है। डीएनए में ये जीन है ना, तो यहाँ पे टी आ रहा था, नॉर्मल में सब नॉर्मल चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, बीटा ग्लोबिन चेन बन रही थी, हीमोग्लोबिन बन रहा था, आरबीसी का शेप ऐसा था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट प्रॉब्लम कहाँ हुई पता है, प्रॉब्लम हुई यहाँ एक जगह, एक बेस जो यहाँ पे दिख रहा है आपको कोडॉन में, कोडॉन है ना ट्रिपलेट, इसमें एक जगह टी की जगह क्या आ गया, सिर्फ ए रिप्लेस हो गया। म्यूटेशन बोलते हैं ना, रिप्लेसिंग द थिंग्स। तो यहाँ पे टी की जगह ए आ गया। और आपको तो पता है एमआरएनए किससे बनता है, इस वाले ऊपर वाले टेम्पलेट से बनता है। तो यहाँ पे सी की जगह जी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ए के सामने यहाँ पे टी नहीं आ सकता, एमआरएनए में टी होता ही नहीं है। मैं आपको मॉलिक्यूलर बेसिस में बताऊंगा, फिलहाल अभी आप ये समझ लो एमआरएनए में टी नहीं होता है, टी को रिप्लेस करता है यू। बाकी सब चीजें होती है, आपको वहां पे सी मिल जाएगा, जी मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, लेकिन टी नहीं मिलेगा एमआरएनए में, याद रखना। वो एमआरएनए में टी की जगह क्या आता है, यू। तो यहाँ पे जो टी था, टी के सामने ए आ रहा था, अब टी की चेंज होके यहाँ पे एब्नॉर्मल में क्या आ गया, म्यूटेशन हुआ ना इस जीन में, तो ए हो गया। तो इससे बनने वाला, तो इससे क्या बनेगा, सी के सामने जी आता है, ए के सामने यू और सी के सामने जी आया। तो ये जो एमआरएनए बना, ये नॉर्मल एमआरएनए है क्या, देखो जी, ये जी नॉर्मल था क्या, ये नॉर्मल है नहीं। जब ये नॉर्मल नहीं है तो ये आगे जाके क्या बना रहा था, इस केस में आगे जाके ये ग्लूटामिक एसिड बना रहा था, इस केस में आगे जाके ये क्या बनाएगा, ये किसको कोड करता है, ये वैलिन को कोड करता है। दैट मीन्स बाकी सब चीजें सेम है, इस 6 नंबर पे, इस चेन में और इस चेन में 6 नंबर पे क्या हुआ है, चेंजेस हुआ है। दैट मीन्स ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन ड्यू टू द म्यूटेशन प्रेजेंट इन अ जीन, ठीक है। तो उसकी वजह से ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो गया किससे,
वेलिन से रिप्लेस हो गया, ठीक है, वेलाइन से रिप्लेस हो गया। तो जब यहाँ पे सोचो एक जगह प्रॉब्लम हुई है, सिर्फ एक जगह, पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन, वेयर द पर्टिकुलर पॉइंट हैव अ म्यूटेशन, उसकी वजह से पूरा चेंज हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ चेंज हुआ है, ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ गया है, वेलिन, बाकी सब चीजें सेम है। और वो चेंज क्यों हुआ है, बिकॉज यहाँ पे सब नॉर्मल चल रहा था, यहाँ पे जब चेंज हुआ तो यहाँ चेंज हुआ, यहाँ चेंज हुआ तो 6 नंबर पे अब ग्लूटामिक एसिड को तो कोड नहीं करता है, ग्लूटामिक एसिड को कौन करता है, GAG कोड करता है, क्या GAG है, नहीं, GOG किसको कोड करता है, वेलिन को, तो ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ गया, वेलिन। और जब ये बीटा ग्लोबिन चेन बनेगी तो ये बीटा ग्लोबिन चेन नॉर्मल हीमोग्लोबिन तो नहीं बनाएगी, नॉर्मल हीमोग्लोबिन तो नहीं बनेगा। और जब नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन जब नॉर्मल नहीं होगा तो नॉर्मल आरबीसी भी नहीं बनेगी, तो कैसी आरबीसी बनेगी, ऐसी आरबीसी ऐसी हो जाएगी, इस टाइप की आरबीसी हो जाएगी। तो इस टाइप की आरबीसी को हम सिकल सेल बोल रहे हैं, ठीक है, और इसकी वजह से नॉर्मल वाली आरबीसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसलिए इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। इसमें ये सब चीजें याद रखनी है। अब याद रखना है यहाँ पे कि ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन एट द 6th नंबर ऑफ अमीनो एसिड या अमीनो एसिड, ठीक है। तो ग्लूटामिक एसिड किससे रिप्लेस हो गया, वेलाइन से हो गया है। वो क्यों हो गया है, बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन। अब ये डीएनए आप देख सकते हो, इस टाइप से आपको डायग्राम याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो सिकल सेल एनीमिया में आपको लिखने होते हैं, ये चीजें याद रखनी होती है एग्जाम में। इससे रिलेटेड कभी कभी आपको पेडिग्री एनालिसिस भी आ जाता है, तो मैं एक आपको क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चंस में आपको पेडिग्री एनालिसिस का भी बता देता हूँ, सो दैट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको उसको कैसे सॉल्व करना है वो अपन देखते हैं, 1 मिनट में। हाँ, तो देखो एक प्रॉब्लम मैंने लिखी है, पेडिग्री एनालिसिस रिलेटेड टू द सिकल सेल एनीमिया। रेस्पॉन्सिबल जीन आपको पता है और फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस आपको पता है, जेनेटिक उसके पेयर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, एलील्स बता दिए आपको, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका क्या है, सुनो। सबसे पहले जो भी अफेक्टेड वाले ऑर्गेनिजम्स हैं आपको उनको मार्क कर देना है, उनके जो भी एलिलिक पेयर वो कैरी कर रहे हैं वो लिख लो आप, ठीक है। कौन से, जो अफेक्टेड है। तो अफेक्टेड वाले कैसे पता चलेंगे, अफेक्टेड वाले पता चलेंगे जिनको मैंने शेड किया है, ठीक है। तो इनके बारे में लिख लो। जब इनके बारे में आप लिखोगे, इन तीनों में से देखो अफेक्टेड कौन सा है, ये रहे अफेक्टेड वाले। तो ये जो शेड मैंने कर रखा है, इन सब में HBS टाइप के जीन्स हैं। तो जब एक बार आप बेस ये चीज लिख लोगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इनके पेरेंट्स में क्या हो सकता है, इसके मदर में फादर में कौन से टाइप के जीन होंगे, इसलिए ये हुआ है ना। तो वो चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले ये लिख लेते हैं, जो मैंने शेड वाला ये किया ना, ये सब अफेक्टेड है। तो अफेक्टेड में देखो यहाँ पे HBS तो लिख लेते हैं फटाफट, HBS है ना, ये लिखा। इसमें मैं लिख लेता हूँ, इसमें क्या है, HBS है, तभी तो ये अफेक्टेड है। ये भी क्या है, HBS और HBS, ये भी अफेक्टेड है। ये क्या है, ये भी है HBS अफेक्टेड है। ये क्या है, HBS अफेक्टेड है। एक हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, एक एक जनरेशन ले लेते हैं। पहले इस जनरेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है, इस जनरेशन की बात करते हैं। देखो इस जनरेशन में क्या, चेक करो, एक एक जनरेशन की चेक कर लेते हैं। इसमें इसके पास ये है ना, तो अब मुझे बताओ ये दोनों नॉर्मल हो सकते हैं, इन दोनों में HBA हो सकता है क्या, क्या है HBA। मान लो अगर यहाँ पे HBA होता है, ये वाला HBA होता है, यहाँ पे भी HBA होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ, मान लो ये HBA और HBA। अगर मान लो ये दोनों नॉर्मल होते हैं, ठीक है, कैरियर भी नहीं होता है, नॉर्मल होता है, तो क्या इन दोनों से जो ऑफस्प्रिंग बना है इनका, इनके पास HBS आ सकता था क्या, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो क्या हुआ होगा कि ये नॉर्मल दिख रहे हैं, मतलब ये कैरियर है, ये एग्जैक्ट नॉर्मल नहीं है, तो इनके पास क्या आ जाएगा, HBS आएगा। अब आप देख सकते हो कि मेल और फीमेल में से आधे आधे एलील्स और क्रोमोसोम्स आते हैं, जीन्स आते हैं। तो यहाँ से HBS आया, वहां से HBS आया, ये बन सकता है, ठीक है। अब ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल है। अब ये नॉर्मल है या कैरियर है वो पता करना, वो आगे वाली जनरेशन से पता चलेगा। अभी हम पॉसिबिलिटीज लिख लेते हैं। तो क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि या तो ये HBA ये हो सकता है। कैसे पता चलेगा मुझे पॉसिबिलिटीज, देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये दोनों यहाँ लिख लेते हैं,
HbA HbS, ठीक है, HbA। अगर कोई सॉल्यूशन अगर आपको दिक्कत हो रही है ना तो आप ऐसे कर लो, पीनेट्स स्क्वायर बनाओ और करो सॉल्व। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा HbA आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये जो मैंने लिखा है। फिर और क्या आ सकता है, यहाँ पे HbA HbS आ सकता है, ठीक है, वो आ सकता है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे HbA HbS लिख सकता हूँ। यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ सकता है, HbA HbS, ठीक है, और इसको इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, HbS HbS, जो मैंने यहाँ पे दिखाई। पॉसिबिलिटीज है ये, तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, ये लिख सकते हैं। तो ऐसे सॉल्व करना है। अब मान लो इसको सॉल्व करना है तो इसको भी वही लिखना पड़ेगा। क्या ये दोनों नॉर्मल तो हो नहीं सकते, तो क्या लिखना पड़ेगा, HbA HbS, ठीक है। इसके लिए भी क्या लिखूंगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, HbA HbS, ठीक है। इसकी पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, इसकी पॉसिबिलिटीज सेम होंगी, HbA HbA हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, HbA HbS हो सकता है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, सेम चलेगा। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, HbA HbS हो सकता है या फिर HbA HbAB हो सकता है, ठीक है। इनमें क्या हो सकता है, इनमें कैरियर होंगे, ये सब के सब कैरियर होंगे, नॉर्मल प्लस कैरियर, ये HbS, ये भी क्या होंगे, तभी तो ये अफेक्टेड हुआ ना, HbA HbS। ये क्या नॉर्मल हो सकता है, जब ये नॉर्मल नहीं हो सकता है, अगर जब यहाँ पे ये कैरियर है तो ये नॉर्मल कैसे हो सकता है, तो ये भी क्या है, HbA HbS। ये उस एक्स लिंक से भी ज्यादा इजी है, मैं बता दूं आपको, HbS। तो इस टाइप से आप पूरा के पूरा पेडिग्री एनालिसिस आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको स्टार्ट कहाँ से करना होता है, शेडेड वाले पार्ट से स्टार्ट करना होता है, और फिर धीरे धीरे हर एक जनरेशन को चूज करके और प्रोबेबिलिटी लगा के कि क्या हो सकता है, इसके पास ये है तो इनके पास क्या क्या हो सकता है, जिससे कि ये वाला कॉम्बिनेशन बन जाए, तो ये हो सकता है, इसलिए, ठीक है। क्योंकि अगर ये शेडेड होता है तो या अफेक्टेड होता है तो इनके पास HbS HbS क्या है, नहीं है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, HbA HbA भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसके पास ऐसे है, तो एक आधा इससे और आधा इससे आता है। तो इस टाइप से पूरे पेडिग्री एनालिसिस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। तो इस टाइप से हमने आज सिकल सेल एनीमिया और उससे रिलेटेड पेडिग्री एनालिसिस का एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। हो सकता है मैं पेडिग्री एनालिसिस का पूरा एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बाद में, ठीक है। अभी फिलहाल आप ये चेक कर सकते हो, पेडिग्री एनालिसिस एग्जाम में आता है कभी कभी, ज्यादातर तो हीमोफीलिया के बारे में पूछा जाता है, बट ठीक है, आप ये वाला भी चेक कर लेना एक बार, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।